नमस्कार मित्रों, मैं सुनील दुबे हंसध्वनि आईएएस की प्रश्नमाला सीरीज के भाग 4 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। इस प्रश्नमाला सीरीज की पहले 3 पार्ट्स जारी हुए हैं और इनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और इससे मैं अति उत्साहित हूं और आशा करता हूं कि इस प्रश्नमाला सीरीज का ये भाग 4 भी आपके लिए उतना ही सहयोगी, उतना ही उपयोगी होगा। तो इस तरह से आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है और इस पहले प्रश्न के साथ ही हम भाग 4 की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखना है कि सवाल पूछ क्या रहा है कि वायु के क्षैतिज संचलन अर्थात जो विंड ब्लोइंग है, जो हमारी हवा चलती है, तो उससे भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और याद रखें कि ये बात मैंने अपने लेक्चर्स में आपको डिस्क्राइब की है। अर्थात तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के टॉपिक्स पर इसकी एक गहरी चर्चा हुई है। तो इस प्रक्रिया द्वारा पवन जब हॉरिजेंटल मूव करती है तो इससे भी हमारी हीट ट्रांसफर होती है। और लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमें ये पकड़ना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसको विकिरण नहीं कहते, इसको संवहन नहीं कहते, इसको चालन नहीं कहते, बल्कि इसको अभिवहन कहते हैं। इसका सही आंसर है अभिवहन। स्टूडेंट्स, विकिरण, संवहन, चालन, ये विधियां ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां हैं। और ये क्या है, इसकी डिटेल की चर्चा मैं यहां पर तो संभवतः नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्रश्नमाला का हिस्सा है, लेकिन आप मेरे इससे रिलेटेड लेक्चर्स पर जाएंगे तो इनका डिटेल आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान रखें, इस अभिवहन को एडवेक्शन के नाम से भी जानते हैं। एडवेक्शन इसका इंग्लिश का बहुत ही पॉपुलर शब्द है। तो इससे भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के माध्यम से सही विकल्प का चुनाव करें। तो आइए देखते हैं कि कथन क्या है। विकिरण ऊर्जा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कथन का उद्देश्य है ये बताना, ये पूछना कि जो विकिरण मेथड है, ऊष्मा स्थानांतरण की अर्थात हीट ट्रांसफर की जो रेडिएशन मेथड है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, ये तो पहले ही गलत हो गया। रेडिएशन में अर्थात विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन क्या कहता है, चालन तथा संवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट कि कथन 2 जो है वो ठीक है, क्योंकि चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विकिरण एक ऐसी हीट ट्रांसफर मेथड है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये वैक्यूम में ट्रांसफर होती है। वैक्यूम के लिए ये मेथड है। जैसे सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाला जो इंसोलेशन है, हमारे वायुमंडल के और सूर्य के बीच में एक बहुत विस्तृत वैक्यूम है, निर्वात है। उस निर्वात में ऊर्जा का स्थानांतरण विकिरण विधि से होता है। तो यहां पर इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कथन 1 गलत हुआ, कथन 1 गलत और कथन 2 सही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्नमाला का अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 क्या कहता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा लघु तरंगीय विकिरण है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा लघु तरंगीय विकिरण है। तो ठीक है, बिल्कुल है, शॉर्ट वेव्स होती हैं। और दूसरा कथन कहता है कि हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ये भी बात सही है। अब स्टूडेंट, पार्थिव विकिरण का मतलब समझ लें कि सूर्य से आने वाला रेडिएशन वो हमारे वायुमंडल में बिल्कुल हल्का सा प्रभाव छोड़ पाता है, अर्थात हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाले विकिरण को बहुत हल्की मात्रा में होल्ड करता है, बल्कि ना के बराबर। लेकिन जब हमारा धरातल, पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है
तो ये अपने विकिरण को मुक्त करता है, अपनी ऊष्मा को मुक्त करता है। तो धरातल के द्वारा मुक्त हुई ऊष्मा को हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं और हमारी पृथ्वी का वायुमंडल उसी से गर्म होता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न में दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा सी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिन में धरातलीय ऊष्मा का क्षय कम होता है। दिन में धरातलीय ऊष्मा का क्षय कम होता है क्योंकि हमें रीजन बताना है। स्टूडेंट पहले इस प्रश्न का नेचर समझे। धरातलीय ऊष्मा का क्षय कम होता है अर्थात जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पार्थिव विकिरण है, उसका लॉस कम होता है। ये बात है प्रश्न में। क्यों होता है, यही कारण है, आपको बताना है। तो ए कहता है कि सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है। बी कहता है वायुमंडल द्वारा अवशोषण अधिक होता है। सी कहता है धरातलीय ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। डी कहता है सभी गलत हैं। तो डी की तो बात नहीं ठीक है, डी को छोड़ दीजिए। धरातलीय ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है, ये भी गलत है। वायुमंडल द्वारा अवशोषण अधिक होता है, अधिक और कम होने का कोई सवाल नहीं उठता, बल्कि इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि दिन में धरातलीय ऊष्मा का क्षय अर्थात लॉस कम होता है क्योंकि आने वाला इंसोलेशन अर्थात आने वाला जो सोलर रेडिएशन है धरातल को, वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा इंसोलेशन से हमारे धरातल के द्वारा जो पार्थिव विकिरण है उसमें भी इंटेंसिटी होगी, उसकी भी मात्रा अधिक होगी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि क्षय हमें कम क्यों लगेगा, क्योंकि हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा अधिक है अर्थात सूर्य तप की मात्रा अधिक है। तो इसलिए दिन के समय धरातलीय ऊष्मा का क्षय कम होता है, ये सिद्धांत बनता है। लेकिन ध्यान में स्टूडेंट इसके विपरीत अगर सोचे कि रात्रि के समय धरातलीय ऊष्मा का क्षय क्या होता है, तो अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस समय इंसोलेशन आ नहीं रहा है, बल्कि धरातल की ऊर्जा ही नष्ट हो रही है, वही वायुमंडल में ट्रांसफर हो रही है। तो तेजी से लॉस होगा, बहुत तेजी से क्षय होगा, क्योंकि इनकमिंग नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के साथ इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। इनके कंस्ट्रक्शन के पीछे यही उद्देश्य है कि लगभग 80 से 100 क्वेश्चन की प्रश्नमाला आपको 6 से 7 टॉपिक के अंदर ही दे दिया जाए। इससे आपके टॉपिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से समझ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यही प्रयास है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नमाला का अगला प्रश्न क्या कहता है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। वायुमंडल का सर्वाधिक तापमान 12 बजे दोपहर के आसपास प्राप्त होता है। न्यूनतम तापमान 12 बजे रात को ना होकर के प्रातः 2 से 4 बजे के आसपास प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, कथन संख्या 2 बिल्कुल सही है, लेकिन कथन संख्या 1 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 12 बजे दोपहर के आसपास सूर्य निश्चित रूप से सूर्य तप ज्यादा देगा, इंसोलेशन ज्यादा देगा, लेकिन आपको पता है कि हमारा वायुमंडल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अर्थात पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा ऊष्मा से गर्म होता है। तो पृथ्वी को ऊर्जा ऊष्मा मुक्त करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए 2 से 4 बजे शाम के आसपास, दोपहर के बाद 2 to 4 o'clock के आसपास सर्वाधिक तापमान वायुमंडल का होता है। तो इस तरह से कथन एक गलत है, लेकिन न्यूनतम तापमान 12 बजे रात को ना होकर के 2 से 4 बजे के आसपास प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि 1 गलत और 2 सही, अर्थात बी। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है, हमारे वायुमंडल का सर्वाधिक भाग ऊष्मित होता है, अर्थात हमारे वायुमंडल का ज्यादा से ज्यादा भाग किस प्रक्रिया द्वारा हीट होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चालन के द्वारा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि धरातल के सबसे नीचे की जो पेटी है, बहुत छोटी सी, जिसमें जलवाष्प और धूल के कण अत्यधिक मात्रा में है, उसमें धरातल से मुक्त होने वाली ऊष्मा चालन विधि द्वारा तेजी से उस क्षेत्र को गर्म कर देती है।
लेकिन उसके बाद क्या स्थिति होती है, संवहनिक प्रक्रियाओं का ज्यादा रोल होता है हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, अर्थात संवहन द्वारा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ समुद्र तल से अर्थ ये है कि ज्योग्राफी के टर्म में एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को मापने का तरीका क्या होता है, यही कि समुद्र के तल से। ऐसा मान लिया जाता है कोई क्षेत्र समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो ये यहां पर सेंस है। तो ऊंचाई पर जाने पर इसका कुल अर्थ है कि हम अपने वायुमंडल में धरातल से ऊपर ऊंचाई पर जाएं तो क्या होता है, बिल्कुल श्योर है कि तापमान घटता है, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट हमें बताती है कि क्षोभ मंडल तक हमारा वायुमंडल का तापमान घटता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों के माध्यम से सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक क्या कहता है, संघनन की प्रक्रिया से मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा से हमारा वायुमंडल आंशिक रूप से गर्म होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको समझे। पहले इस कथन को मैं समझाता हूं। संघनन की प्रक्रिया से मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा, तो पहले यह समझ ले कि संघनन से पहले जलवाष्प कैसे निकलती, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा। जल में जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो जलवाष्प का निर्माण होता है। जब जलवाष्प का निर्माण होगा तो वो अपने अंदर एक लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा होल्ड कर लेगी, और फिर उसी जलवाष्प का जल के रूप में जब संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो वो अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करेगी, मुक्त कर देगी। तो वो जो ऊष्मा मुक्त हुई ऊष्मा है, अर्थात उसको मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा हम कह सकते हैं, उससे हमारा वायुमंडल आंशिक रूप से गर्म होता है। ये बात सही है। और कथन दूसरा क्या कहता है, अभिवहन प्रक्रिया के माध्यम से पवनों द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यस, इसी को हम लोग एडवेक्शन बोलते हैं। अर्थात ये दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ सी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान समकारी प्रभाव रहता है, जिसका कारण है। स्टूडेंट इससे रिलेटेड लेक्चर्स पर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बात मैंने वहां पर समझाई है कि सागर समीर और स्थल समीर, सी ब्रीज, ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों पर तापमान समकारी प्रभाव छोड़ता है, जिससे एक टेम्परेट वेदर कंडीशन वहां पर बनी रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सागर समीर व स्थल समीर की वजह से, ये कारण है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखते हैं कथन क्या है। महासागरीय धाराएं किसी कटिबंध विशेष के तापमान में कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। महासागरीय धाराएं किसी कटिबंध विशेष के तापमान में कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। स्टूडेंट आपको तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नामक लेक्चर पर जाना होगा, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपको समझाई गई है कि महासागरीय धाराएं निश्चित ही किसी क्षेत्र विशेष से गुजरती हैं तो वहां के तापमान में परिवर्तन करती हैं, वो प्रभाव छोड़ती हैं। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ये कथन गलत है, वो प्रभाव छोड़ती हैं। कथन दो क्या कहता है, वायुराशियां तापमान वितरण को प्रभावित करती है, तो ये बात ठीक है। अर्थात दो सही है और एक गलत है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मानचित्र में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने व दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। मानचित्र में समान तापमान वाले स्थानों मतलब इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को मिलाने और दर्शाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, समताप रेखा, आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा ये समताप रेखा। इसकी मैं एक सेपरेट टॉपिक पर लेक्चर ही करूंगा, एक सेपरेट लेक्चर ही आपके सामने डिलीवर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन अभी यहां पर प्रश्न के स्वभाव के अनुसार इतना जान ले
कि उसको क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। इस समताप रेखा पर बहुत सारे वेरिएशन है। बड़ा आनंददायक ये लेक्चर होगा। तो आइए अभी अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वगमन करने पर वायुमंडल में तापमान गिरता है, अर्थात ऊंचाई पर जाने में वायुमंडल में तापमान गिरता है, जिसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसका मान होता है, क्या होता है ये हमें देखना है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। बी क्या कहता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। तो ये दोनों बातें तो सही हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। इन दोनों को नॉर्मल लैप्स रेट के अंतर्गत रखा गया है, दोनों वैल्यूज ठीक हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया सी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की प्रश्नमाला का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्षा वाले मेघों अर्थात क्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई तक ही होता है, जिसमें सहयोगी प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही आर्टिस्टिकली इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि नॉर्मल लैप्स रेट आपको बताती है कि हमारे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर इस एक पार्टिकुलर दर से तापमान गिरता जाता है, लेकिन बादलों के निर्माण में संघनन प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही कम होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया सामान्य तापपतन दर के हिसाब से नहीं होती है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया सहायक है, यही आपको जानना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म शीतलन, एडियाबैटिक कूलिंग। तो स्टूडेंट एडियाबैटिक कूलिंग एंड एडियाबैटिक हीटिंग एक सेपरेट टॉपिक के रूप में मैं अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करूंगा और बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ पाएंगे। अभी यहां आपको ध्यान रखना है कि क्यूमुलोनिम्बस टाइप के बादलों का निर्माण इस ह्रास दर की वजह से नहीं, बल्कि रुद्धोष्म शीतलन प्रक्रिया से होती है। और क्लाउड के चैप्टर में भी इस पर एक बृहद चर्चा होगी। अभी प्रश्न के स्वभाव के अनुसार इसका सही आंसर बी है, इतनी बात जान लें। अगले देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन एक क्या कहता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, तो ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाया जाता है, नहीं पाया जाता, बल्कि कहाँ पाया जाता है, अयन रेखाओं के पास पाया जाता है। ये बात स्पष्ट रूप से लेक्चर में आपको समझाया गया है। ये अयन रेखाएं क्या हैं, अर्थात कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं ये हैं, इनको अयन रेखा बोलते हैं। सामान्यतः देखो स्टूडेंट, इंसोलेशन की मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि वायुमंडल का तापमान पार्थिव विकिरण की वजह से बढ़ता है और पार्थिव विकिरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो इस वजह से एक कारक ऐसा है जिसका नाम है बादलों का निर्माण, अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर इस आसमान में बादल बहुत होते हैं। प्रतिदिन आफ्टरनून शावर की घटना होती है, अर्थात दूसरी मीटिंग शाम के आसपास 2 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है, अर्थात प्रतिदिन बादलों का निर्माण होता है। तो ये जब बादल निर्मित होंगे तो सूर्य से आने वाले इंसोलेशन अर्थात सोलर रेडिएशन की बहुत सारी मात्रा को रिटर्न कर देते हैं, अर्थात एल्बिडो को बढ़ा देते हैं। तो जब सूर्य तप कम आएगा तो निश्चित है कि उस रीजन का टेम्परेचर भी की मात्रा कम होगी। और अयन रेखाओं के आसपास की स्थिति क्या बनती है कि वहां पर आसमान स्वच्छ होता है और इनकमिंग जो रेडिएशन है अर्थात इंसोलेशन है वो अबाध रूप से जारी रहता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी तीव्र होता है, तो टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर इंसोलेशन तो अधिक होगा, लेकिन वायुमंडल का तापमान सामान्यतः 20 से 23.5 डिग्री के आसपास की जो हमारी अक्षांशीय पेटी है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, ये बात ठीक है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, ये बात गलत है। अर्थात एक सही और 2 गलत, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना होकर अयन रेखाओं के पास प्राप्त होता है। तो ठीक अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया उसी पर ये प्रश्न भी आधारित है। ऐसा क्यों है? सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना होकर अयन रेखाओं, ये अयन रेखाओं का अर्थ क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके पास प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए कहता है कि अयन रेखाओं पर आसमान साफ रहता है, बी कहता है कि भूमध्य रेखा पर आसमान साफ रहता है। तो स्टूडेंट बी तो बिल्कुल गलत हुआ। अभी मैंने आपको बताया आफ्टरनून शावर की घटना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर प्रतिदिन बादल बनते हैं क्योंकि अत्यधिक इंसुलेशन होता है और अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से प्रतिदिन बादल बनेंगे, प्रतिदिन वर्षा होगी, तो आसमान तो साफ नहीं रहेगा। ये बात गलत है। व्यापारिक पवनों का इससे कोई रोल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, अयन रेखाओं के पास आसमान साफ रहता है, इस वजह से इस पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आफ्टरनून शावर की घटना है, आफ्टरनून शावर की घटना है कहाँ की? कर्क रेखा की, मकर रेखा की, भूमध्य रेखा की, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब है सी, भूमध्य रेखा की। अर्थात मैंने अभी आपको बताया है और उसे से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया कि आफ्टरनून शावर का मतलब क्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर प्रतिदिन बादल बनते हैं और दोपहर के बाद 2 से 4 के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है। लगभग लगभग ऐसी स्थिति है। तो इसी चीज को हम लोग आफ्टरनून शावर कहते हैं। तो ये घटना कहां पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्यों नहीं? क्योंकि अभी ऊपर के ही इस प्रश्न में आपको बताया गया कि अयन रेखाओं के पास आसमान साफ रहता है, अर्थात यहाँ पर बादलों का निर्माण और प्रतिदिन वर्षा की स्थिति नहीं होती है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समताप रेखाएं ग्लोब में लगभग, तो ए, अक्षांशों के समानांतर रहती हैं, बी, देशांतरों के समानांतर रहती हैं, सी, अक्षांशों और देशांतरों के समानांतर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पहले समझ ले कि ये जो देशांतर है हमारे ग्लोब में कैसे खींची जाती है। ये ध्यान है आपको, वर्टिकल खींची जाती है, पोल टू पोल खींची जाती है, पोल टू पोल खींची जाती है। तो समान तापमान को मिलाने वाली जो समताप रेखाएं वो पोल टू पोल तो चलेंगी नहीं, तो अर्थात देशांतरों के समानांतर तो नहीं होंगी। तो जब ये नहीं होंगी तो सी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देशांतरों दोनों के समानांतर ये बात आई, अक्षांशों और देशांतरों, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात अक्षांशों के समानांतर रहती हैं समताप रेखाएं, क्योंकि तापमान वितरण का संबंध जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसका संबंध अक्षांशीय कटिबंधों से है, अक्षांशीय पेटियों से है। तो इस वजह से अक्षांशों के समानांतर ही समताप रेखाएं चलती हैं। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं जो आपको समताप रेखा आइसोथर्म लाइन वाले टॉपिक पर मिल जाएगा, जिसमें आपको इसके सूक्ष्म विषयों के बारे में बताया जाएगा कि समताप रेखाओं से रिलेटेड बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो यहां पर यही जानना है कि समताप रेखाएं ग्लोब में लगभग अक्षांशों के समानांतर रहती हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साफ रात मेघाच्छादित रातों की तुलना में अधिक ठंड होती है। तो स्टूडेंट यहां पहले समझे, थोड़ा सा हैवी वर्ड है लेकिन कोई बात नहीं। मेघाच्छादित अर्थात बादलों से युक्त रातों की तुलना में, साफ रात बादलों से युक्त रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। क्योंकि ये रीजन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए कहता है कि सौर विकिरण तेजी से मिलता है, बी कहता है कि पार्थिव विकिरण का ह्रास तेजी से होता है, सी कहता है कि पार्थिव विकिरण का ह्रास कम होता है। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखें कि जब साफ है रात, अर्थात बादल आसमान में नहीं है, तो होगा क्या कि इंसुलेशन अबाध्य रूप में आएगा, अबाध आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन आप यहां पर बात को समझे, बात क्या है? बात है कि रात की बात है,
रात। तो रात में क्या स्थिति बनती है कि पार्थिव विकिरण का ह्रास तेजी से होता है। ध्यान रहे कि जब बादल बनेंगे तो वो दो काम करते हैं, एक तो उनको एल्बिडो अर्थात उनका जो परावर्तन भी तीव्र होता है, तो सूर्य से आने वाले इंसोलेशन को भी रिटर्न करेंगे, और दूसरा भी काम करेंगे, वो बादल जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पृथ्वी से जाने वाला जो विकिरण है अर्थात ऊष्मा है, उसको भी रोक देते हैं। वो भी वायुमंडल में अंतरिक्ष में मुक्त नहीं हो पाती ऊष्मा, तो जिससे हमारा वायुमंडल गर्म बना रहता है। तो यहां पर अगर बादल नहीं है, रात साफ है, तो वो अधिक ठंडी होगी। क्यों अधिक ठंडी होगी? क्योंकि पार्थिव विकिरण अर्थात पृथ्वी से निकलने वाला जो रेडिएशन है, ऊष्मा जो निकल रही है, उसका ह्रास तेजी से हो जाएगा, क्योंकि कोई अवरोध नहीं है। बादल अवरोध डालते हैं और अब कोई अवरोध नहीं है। जब अवरोध नहीं है तो ह्रास तेजी से होगा। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है बी, पार्थिव विकिरण का ह्रास तेजी से होता है, अर्थात पार्थिव विकिरण पर बाधा डालने वाला कोई भी रीजन नहीं होता, बादल नहीं होते हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती, तो ठीक है आती है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता में कमी आती है। ऊंचाई के साथ वायु की सघनता में कमी आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ये भी बात सही है। तो स्टूडेंट कथन एक कहता है कि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता में कमी आती है। निश्चित रूप से हमारे धरातल के पास की वायु ज्यादा डेंस होगी, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कम डेंस होगी, और ऊपर जाएंगे तो कम डेंस होगी, अर्थात सघनता डेंसिटी घटती चली जाएगी ऊपर की ओर। तो ये बात ठीक है। इस वजह से भी तापमान में कमी आती है, क्योंकि वायु सघन कम है तो तापमान में कमी आई। और दूसरी बात यह है कि वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ये भी सही कारण है। नीचे से ऊपर जब गर्म होगा तो नीचे से ऊपर उष्मा गई, फिर ऊपर गई, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तो अपना ह्रास भी करेगी। जिन वायु राशियों की संवहनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वगमन होता है, वो ऊर्ध्वगमित होने के बाद अपनी ऊष्मा का ह्रास भी करती हैं, लॉस भी करती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि नीचे से ऊपर तापमान में कमी आने लगती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों सही है। दोनों सही है, एक और दोनों सही है, अर्थात ए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसका सौरिक विकिरण का परावर्तन अधिक है? निम्नलिखित में से किसका सौरिक विकिरण परावर्तन अधिक है? सौरिक विकिरण का परावर्तन अधिक का मतलब क्या? कि हमें इनमें से बताना है कि सोलर रेडिएशन अर्थात इंसोलेशन का को सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी चीजें करती हैं। तो क्या डिजर्ट करती, मरुस्थल, आगे देखते हैं खेतों का, फिर देखते हैं हिमाच्छादित क्षेत्रों का। हिमाच्छादित क्षेत्रों का मतलब जहां पर स्नो लेयर्स हैं। तो दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है सी, स्नो लेयर्स सबसे ज्यादा सर्वाधिक तीव्र गति से आने वाले सोलर रेडिएशन को रिटर्न करती हैं, अर्थात उनका परावर्तन कर देती हैं बहुत तीव्र गति से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की प्रश्नमाला यही समाप्त करता हूँ। अगली प्रश्नमाला के साथ शीघ्र ही मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।